पूरा देश कह रहा है अब की बार। क्या बीजेपी के 400 पार के नारे से आप भी हैरान हैं? क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि बीजेपी 400 पार को लेकर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? या आप भी ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार ने आखिर ऐसी कौन सी प्लानिंग की है, या 400 पार की ही क्यों बात कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि 400 से कम या उससे अधिक भी आ सकता है, लेकिन 400 पार ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, या कहें एक रिकॉर्ड है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं कौन से रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ये पूरी वीडियो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मांगवानी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में 370 सीटों का लक्ष्य रखने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड और अपने दूसरे गणों में पहले ही अधिकतम सीटें जीत चुकी है। ऐसे में और सीटें हासिल करना मुश्किल है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार ने अपने लक्ष्य के प्रति कमर कस ली है और पिछले चुनाव में जीती गई सीटों से 67 ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी सत्ता में अपने संभावित तीसरे कार्यकाल की योजनाओं पर भी चर्चा कर रही है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी बड़े और छोटे दोनों ही दलों के नए गठबंधन और नेताओं को सक्रिय रूप से साथ लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के प्रतिद्वंदी दावा करते हैं कि ये हरकतें हताशा को दर्शाती हैं, लेकिन पार्टी के नेता कहते हैं कि उनके इस तरीके के पीछे एक सोच है। बीजेपी का लक्ष्य न सिर्फ पूर्ण बहुमत हासिल करना है, बल्कि वोट शेयर में 50% के करीब पहुंचना भी है। दरअसल बीजेपी सरकार के दिमाग में एक खास आंकड़ा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को मिले 49.10% वोट शेयर को पार करना, जहां कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी, जो लोकसभा में किसी भी पार्टी द्वारा हासिल की गई सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिसको अब मोदी सरकार तोड़ना चाहती है। अब जैसा कि आपने देखा कि अनुमान है बीजेपी ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, लेकिन क्या बीजेपी ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल 2019 के चुनावों में मिले 37.36% वोट शेयर को बढ़ाकर लगभग 50% तक पहुंचाने के लिए बीजेपी को लगभग हर राज्य में अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में भी सभी सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट गंवाई थी और एनडीए गठबंधन के तौर पर बिहार में 2 सीटें गंवाई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें हासिल की थी। राम मंदिर के उद्घाटन को मिले सकारात्मक रिस्पांस की वजह से उसे अपनी संख्या बरकरार रखने या उसमें सुधार करने का भरोसा है। कर्नाटक एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां बीजेपी एक प्रमुख पार्टी है। वहां पार्टी ने 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी। कर्नाटक की एकमात्र अन्य निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश लोकसभा में मोदी सरकार का समर्थन करती रही हैं। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मिली हार के बावजूद बीजेपी जेडी के साथ गठबंधन करके अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ओडिशा और तेलंगाना में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है, जहां पिछले प्रयास कम सफल रहे हैं। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद ये संभावना नहीं है कि बीजेपी 370 सीटों के आंकड़े को पार कर पाएगी। इसलिए पार्टी आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में सक्रिय रूप से गठबंधन की तलाश कर रही है, जहां उसे सीटें तो नहीं मिल सकती, लेकिन इन साझेदारियों के जरिए वोट हासिल हो सकते हैं। 2024 में बीजेपी अपने प्रभाव को बढ़ाने और दक्षिणी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ है। हाल ही में हुए बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाने को कहा गया। जमीनी स्तर पर संगठन पर जोर दिया गया। पार्टी अपने संदेश को मजबूत करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर बैठकें करेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपने संदेश को भी बदलेगी, खास तौर पर हिंदुत्व के बारे में। जहां आक्रामक हिंदुत्व उत्तरी राज्यों में वोटों को मजबूत कर सकता है, वहीं यह दक्षिण में मतदाताओं को अलग अलग कर सकता है। इसीलिए पार्टी दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को उजागर करेगी। मोदी का मानना है कि वोटों के बहुमत के साथ एक निर्णायक जीत हासिल करने से न सिर्फ विपक्ष को संदेश जाएगा, बल्कि उनकी सरकार के प्रस्तावित नए सुधारों को लागू करने में आने वाली किसी भी बाधा को भी दूर किया जा सकेगा। तो पहले मतदाता के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी और कुल 36 करोड़ आबादी में करीब 17.3 करोड़ मतदाता थे। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस के अलावा श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय
जिसको अब आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जेपी और लोहिया की अगुवाई वाली सोशलिस्ट पार्टी आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा पार्टी समेत कुल 53 छोटे बड़े दल मैदान में थे। इस पहले आम चुनाव में कुल 45.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की। फूलपुर लोकसभा सीट से जवाहरलाल नेहरू ने विशाल अंतर से जीत हासिल की। साधारण बहुमत के लिए 245 सीटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने कुल 489 सीटों में से 364 पर अपना परचम लहराया। दूसरे नंबर पर सीपीआई रही, जिसके खाते में 16 सीटें आई। 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही। वहीं आगे आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की सहानुभूति लहर ने 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें दी। ये करिश्मा ऐसा था जो नेहरू और इंदिरा गांधी भी ना कर सके, लेकिन उसी राजीव गांधी को 1989 के लोकसभा चुनाव ने 200 से भी कम सीटों में समेट दिया। राजीव गांधी की इस हार में अहम भूमिका रही उनकी सरकार में ही मंत्री रहे वीपी सिंह की। वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा कुछ यूं उछाला कि वो हर तरफ छा गया। राजीव गांधी के कुछ और करीबियों के साथ मिल वीपी सिंह बोफोर्स को सहारे सत्ता के करीब पहुंच गए और 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तो जिस रिकॉर्ड की हम इस पूरे वीडियो में बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन सवाल मैं आपके लिए यही छोड़कर जा रही हूँ, क्या पीएम मोदी इसी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं? और अगर तोड़ना चाहते हैं तो क्या वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे और 400 से अधिक वोट लोकसभा चुनाव में ला पाएंगे? ये सवाल आपके लिए है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।